नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में अगर हम देखें तो हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, सब टॉपिक्स: सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारक, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष, जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष। चौथा होगा राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। पांचवा युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। छठवां ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनका समाज सुधार के रूप में योगदान। फिर अगला जो होगा 7th नंबर, सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। 8th होगा रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद। 9th दयानंद सरस्वती और आर्य समाज जो है, समाज लेनों का महत्व। और 10वां सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। और 11वां होगा सुधार आंदोलन का महत्व। ठीक है। अगर आज हमारा जो पॉइंट होंगे वो होंगे सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारक और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष। ये दो जो टॉपिक हैं हम इनको देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारकों में। तो इसके जो पहला पॉइंट है वो है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो भाई सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारकों में अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन का इसमें पहला इफेक्ट आता है कि औपनिवेशिक जो है यहाँ पे सरकार की उपस्थिति में आधुनिक भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण में एक जटिल फिर भी निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई। कैसे निभाई कि यहाँ जो भारतीय समाज और संस्कृति पर ना ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। भारत पहले से ही ज्ञात प्रभाव से बहुत अलग था। ठीक है। पूर्ववर्ती आक्रमणकारियों ने यहाँ पे जो है भारत की सीमाओं के भीतर बसने के लिए आए थे। या तो भारत की संस्कृति में वो क्या हो गए, घुल मिल गए, या फिर भारत की भूमि या इसके लोगों का हिस्सा बन गए। जो भी शक कुषाण ऊंड जो भी आए सब यहाँ पे घुल मिल गए। लेकिन जो ब्रिटिश विजय थी वो अलग थी। इन्होंने क्या किया, यह भारत में 18वीं शताब्दी में प्रबुद्ध यूरोप के विपरीत जो हर पहलू में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित था। भारत में जो था उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ना ही उस तरीके का साइंटिफिक रिसर्च उस पर काम हो रहा था। तो भारत उस समय क्या एक स्थिर सभ्यता थी और एक स्थिर समाज था। स्थिर समाज की एक तस्वीर पेश करता था भारत उस समय। तब ये प्रबुद्ध जो वहाँ प्रबोधन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो आया यूरोप में, वो लेके यहाँ ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और उसको यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है, दूसरा धार्मिक और सामाजिक बुराइयां। अब धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में भारतीय समाज में धार्मिक अंधविश्वास तो थे, सामाजिक रूढ़िवाद भी था। और इसमें क्या है, जादू टोने, हिंदू धर्म में जैसे जादू टोने और अंधविश्वास का बहुत प्रभाव था। पुजारियों में लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ प्रभाव डाला हुआ था। पुजारी पर ज़्यादा हावी था और उनके पास शिक्षा का और कई तरीके के राइट्स थे। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद से स्थिति जो है मजबूत होने की जगह बिगड़ रही थी, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान पर एकाधिकार सिर्फ धार्मिक प्रणालियों में जो सम्मिलित थे वही थे, जिससे भ्रामक चरित्र सामने आ रहा था। एक जो होता है ना रेशनल या रीजनेबल या एक कहते हैं ना तार्किक नहीं था, क्योंकि सभी को सभी तरीके से समान रूप से उन दस्तावेजों या उन ग्रंथों तक पहुंच नहीं थी जिसकी वजह से उसका सही आकलन हो सके, या हम कह सकें कि सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अगला है महिलाओं की निराशाजनक स्थिति। महिलाओं की अगर हम देखें सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत निराशाजनक थी। दुखद सबसे महिलाएं क्यों थी, क्योंकि बालिकाओं को मारने के प्रयास होते थे। बाल विवाह का एक अभिशाप चल रहा था। बहु विवाह की प्रथा चल प्रचलित थी। एक व्यक्ति कई औरतों से शादी कर रहा था। तो वो बंगाल में कुलीनवाद के तहत बूढ़े लोग भी बहुत छोटी लड़कियों को पत्नी के रूप में बना रहे थे। ठीक है। कई महिलाओं का वैवाहिक जीवन नाम मात्र का ही था। जैसे आज शादी हुई है और अगले दिन वो विधवा हो गई, उसी के ऊपर उसको विधवा होने के ऊपर ही पति पर क्या है, सती होने की अपेक्षा की जाती थी कि भाई विधवा हुई है तो सती होना पड़ेगा। तो राजा राममोहन राय ने हर शास्त्र के अनुसार हत्या को इसको बताया कि भाई सती जो है हर शास्त्र में एक हत्या का रूप है। ये कोई रीजनेबल या तार्किक रूप से सही नहीं है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति को उसके साथ सती हो जाए। अगर वे सामाजिक दबाव में बच जाती हैं, अगर वो बच गई, कोई भी सामाजिक दबाव में किसी भी वजह से बच गई, तो उसकी जीवन वैसे दिक्कत हो जाती थी। वृंदावन में रहती थी विधवा औरतें, उनके कपड़े, उनके जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, जो भी कोई अच्छे कार्यक्रम है, उनमें उनको सम्मिलित होने से रोका जाता था, उनको अशुभ माना जाता था। ये सब चीज़ें चलती थी। फिर आता जाति समस्या। और जाति समस्या भी बहुत बड़ी है। अलगाव की एक प्रणाली चली हुई थी हमारे यहाँ। ठीक है। और वो अनुष्ठान की स्थिति के अनुसार वो है पदानुक्रम बना हुआ था। सबसे निचले पायदान पर जो अछूत या अनुसूचित जनजातियाँ आई, ठीक है, जातियाँ आई,
क्या हुआ कि अछूत जो है ये बाद में आ रहा है, और जब रेडी जोड़ जाती है हमारे यहाँ जाति प्रथा, तब जाके ये अछूत शब्द आता है। तो इसमें जो अक्षमता और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था इनको। आधुनिक समय में यह एक एकीकृत राष्ट्रीय भावना के विकास और लोकतंत्र के प्रशासन में एक बड़ी बाधा बन गई। भाई कोई भी देश एक होना है, किसी भी देश को राष्ट्रीय आंदोलन करना है, एक होके एक किसी वर्ग या किसी देश से या अत्याचारी से संघर्ष करना है, तो उसके लिए आपको आपस में मनमुटाव खत्म करने होंगे, एक समानता और भ्रातृत्व का भाव रखना होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जाति प्रथा एक ऐसे तरीके से चल रही थी कि उससे लोग दूर हटना ही नहीं चाह रहे थे। एक कठोर जाति व्यवस्था के तहत सामाजिक गतिशीलता पर रोक लगती है। भाई समाज गति नहीं करता, समाज में नए विचार नहीं आते, सामाजिक विभाजन बढ़े, व्यक्ति पहल असफल रही, सबसे बढ़कर अस्पृश्यता जो कि मानवीय गरिमा के खिलाफ है। अस्पृश्यता मतलब आप छू नहीं सकते, आपको परछाई तक आपकी नहीं पड़नी चाहिए, ये स्थितियां पहले उस समय पे थी। फिर आता है आपका पश्चिमी संस्कृति का विरोध। एक आता है पश्चिमी संस्कृति का सपोर्ट, एक आता है हमारे यहाँ पश्चिमी संस्कृति का विरोध। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, हमारे यहाँ दो हो रहे हैं। एक तो प्रबोधन हो रहा है, प्रबोधन जो क्या कर रहा है, पश्चिमी संस्कृति से या पश्चिमी शिक्षा हम लगाएं, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। और एक होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण है अपना जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान। तो ये दो तरीके की जो है उस समय पे स्थितियां चल रही थी। तो इसमें ही पश्चिमी संस्कृति के विरोध के तहत ये पुनर्जागरण वाले उपजे। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा को प्रमुख सांस्कृतिक धाराओं के रूप में प्रचलित करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया गया। ठीक है, औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के अतिक्रमण की चुनौतियों का सामना करते हुए 19वीं शताब्दी के दौरान पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने और पारंपरिक संस्कृति को क्षमता को साकार करने का प्रयास किया गया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज लेकर आ रहे, वेदों की तरफ लौटो, ऐसे कुछ संस्था बन रहे हैं जो आपको वो जो प्राचीन संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति है उस पर बल दे रहे हैं, उसको फिर से जागृत करने की, उसमें सुधार के साथ जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखें, प्रबुद्ध भारतीयों में नई जागरूकता। अब भारतीय जो पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी शिक्षा से जागरूक हुए हैं या उससे ओतप्रोत हुए हैं या उससे प्रभावित हुए हैं, तो उनका भी एक प्रभाव रहा है हमारे यहाँ सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारकों में। तो आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण विदेशी शक्तियों द्वारा पराजय की चेतना की एक नई जागृति जन्म देती है। यह जागरूकता थी कि भारत जैसे विशाल देश को भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति की कमजोरियों के कारण विदेशियों ने क्या है उपनिवेशित किया, कि हमारे यहाँ सामाजिक स्थिति, हम एक नहीं है, हमारी एकता नहीं है, हमारे यहाँ सामाजिक स्थिति खराब है, महिला पुरुष में भेदभाव है, हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या है पार्टिसिपेशन से रोक दिया। तो ऐसे कुछ जटिल हमारे यहाँ सामाजिक संरचना बनी हुई थी, जिनकी वजह से ही हम जो है उपनिवेशित या हम गुलाम हुए अंग्रेजों के। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बढ़ती लहर ने भारतीय लोगों की सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक दृष्टिकोण को सुधारने और लोकतांत्रिक बनाने के आंदोलनों में तेजी आई। जब राष्ट्रवाद या अब जब हम शिक्षा ले रहे हैं, ब्रिटिश शिक्षा या हम ब्रिटिश या यूरोपीय शिक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आंदोलन हो रहे हैं, उससे हम जागरूक भी हो रहे हैं। तो उन जागरूकता से हमारे अंदर भी क्या राष्ट्रवाद आ रहा है, लोकतंत्र की भावना आ रही है। तो भारतीय लोगों में भी सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक दृष्टिकोणों को सुधारने के प्रयास होंगे और लोकतांत्रिक आंदोलन करने की एक चेष्टा होगी। तो वो क्या आ रही है, वो वहीं प्रबुद्ध लोगों से आ रही है। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होता है, नई आर्थिक शक्तियों का उदय होता है, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी विचारों और संस्कृति का प्रभाव होता है, दुनिया के बारे में बढ़ती जागरूकता जैसे कारकों ने सुधार के संकल्प को मजबूत किया। भाई जैसे जैसे शिक्षा ले रहे हैं हम, आप कनेक्ट कर रहे हैं अन्य कंट्री से, अन्य देशों से, अन्य लोगों से, तो आपको क्या है समाचार, न्यूज और जो शिक्षा है, जानकारी है, उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो उससे आप समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ समाज के लिए या देश के लिए नुकसानदायक है। तो एक एनालिसिस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रबुद्ध भारतीयों में एक नई जागरूकता की वजह से क्या है सुधार की इच्छा को जन्म देने वाला एक कारक है ये भी। फिर एक पॉइंट देख लेते हैं कि 19वीं सदी के भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुद्धार जो हुआ है वो औपनिवेशिक उपस्थिति के कारण हुआ था, लेकिन औपनिवेशिक उपस्थिति के कारण नहीं। मतलब इसमें ये है कि पुनरुद्धार जो है वो औपनिवेशिक उपस्थिति में तो हुआ, लेकिन औपनिवेशिक शासन की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, उपनिवेश उपस्थिति की जगह शासन लिख दीजिएगा। औपनिवेशिक शासन की वजह से नहीं हुआ है कि अंग्रेजों ने नहीं किया है यहाँ पे सांस्कृतिक पुनरुद्धार,
ये उनकी वजह से जो हमारे अंदर जागरूकता आई, जो हमारे अंदर एक फीलिंग आई कि अगर हमने अभी इस समय अपनी संरचना को नहीं सुधारा तो हम सांस्कृतिक रूप से भी अंग्रेजों के गुलाम हो सकते हैं। इस वजह से वो जो जागरूकता हमारे अंदर आई, जो समझ हमारे अंदर आई, वो उनकी प्रेजेंस की वजह से आई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया है, मतलब टारगेट। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो है महिलाओं की दयनीय स्थिति। जो महिलाओं की दयनीय स्थिति उस समय पे थी, इसमें अगर हम देखें तो महिला आमतौर पर निम्न दर्जा प्राप्त थी, पुरुषों से कमतर आंका जाता था उन्हें, कोई पहचान नहीं थी, प्रतिभा को अभिव्यक्ति करने का कोई अवसर नहीं मिला, उन्हें पर्दा प्रथा, कम उम्र में विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, उनके सती प्रथा जैसी प्रथाओं को उनसे दबा दिया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं आर्थिक सामाजिक रूप से पुरुषों के या रिश्तेदारों पर निर्भर थीं, उन्हें आमतौर पर शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था। फिर देखें महिलाओं में कि हिंदू महिलाओं की संपत्ति विरासत में पाने या अवांछित विवाह को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिल सकती थी, लेकिन पुरुषों की तुलना में वो आधी थी। तलाक के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई समानता नहीं थी। हिंदुओं के साथ साथ महिलाओं मुसलमानों में भी बहुविवाह प्रचलित था कि एक व्यक्ति कई विवाह करता था, तो ये मुस्लिमों में भी था और हिंदुओं में भी था। पत्नी और माताओं के रूप में उनका महिमा मंडन ही एकमात्र तरीका था जिससे समाज ने महिलाओं के योगदान को समाज के सदस्य के रूप में मान्यता दी। मुस्लिम का आपने तो 3 तलाक वाला मुद्दा देखा होगा, वो इस समय काल में भी, इस आधुनिक समय में भी ऐसी स्थिति चल रही थी कि तलाक 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 3 बार आप बोलने पे तलाक हो जाता था। इसमें महिलाओं की स्थिति खराब थी, इसको स्टक डाउन किया गया, इस पर सरकार कानून भी लाई। तो ये जो चीज़ें, ये ऐसी समस्याएं थी जो महिलाएं ही झेल रही थी। अब अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति में सुधार के कौन कौन से प्रयास किए गए, पहला होता है महिलाओं की शिक्षा। पहले तो आप शिक्षा दीजिए, उस समय काल में महिलाओं को शिक्षा ही नहीं मिल रही है बराबर इक्वल। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, सबसे पहले 1819 में कलकत्ता में महिला किशोर समाज की स्थापना की, और 1849 में कलकत्ता में शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष थे JED बैथ्यून, वो एक बैथ्यून स्कूल खोलते हैं जो महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए 1840 में वो खुल जाता है। और 1850 के दशक में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन जो है, पहला फल उसका लगता है। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, बंगाल में कम से कम 35 जो स्कूल हैं लड़कियों के स्कूल से जुड़े थे, और उन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा को अग्रदूतों से एक माना जाता है, मतलब महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो अग्रदूत हैं इस क्षेत्र में। चार्ल्स वुड के शिक्षा पर डिस्पैच जो है 1854 में, चार्ल्स वुड का वुड्स डिस्पैच जिसे हम कहते हैं 1854 में आया था, उसमें महिला शिक्षा की अवस्था पर जोर दिया गया था, बल दिया गया था। ठीक है, अब देखें सुधारात्मक कुछ पहलुओं में, तो सुधारकों ने मूलतः व्यक्तिवाद और समानता के सिद्धांतों की अपील की। तर्क दिया कि सच्चा धर्म महिलाओं को निम्न दर्जा नहीं दे सकता, समानता की बात करेगा, वो व्यक्तिवाद की बात करेगा। उन्होंने बहुविवाह, वर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे जो प्रतिबंध जैसी अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और महिलाओं के लिए अनुकूल कानून बनाने के लिए सरकार से अपील की। और मध्ययुगीन जो सामंती दृष्टिकोण है उसकी निरर्थकता का प्रचार किया, और इसे त्यागने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि इससे महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं को आवाज़ नहीं मिल रही थी, अपनी अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। फिर हम देखें सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्रबुद्ध भारतीय जो हैं, राजा मोहन राय जो है विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित करवाते हैं। ठीक है, आपराधिक अदालतों द्वारा गैर अदालत हत्या के रूप में से दंडनीय घोषित करवा देते हैं। ये एक सती प्रथा एक बहुत ही मतलब जटिल, या हम कहें महिलाओं के लिए एक दयनीय स्थिति पैदा करती थी कि एक पुरुष की मृत्यु के बाद उन्हें उनके साथ चिता पे सती होना पड़ता था। फिर आता है आपका कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाना। कन्या शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद मार डालने की प्रथा चलती थी। इस फोटो में देखिए इनफेटिसाइड जो है वो गंगा में उसको एक डाला जा रहा है। तो ये जो है, ये उच्च वर्ग जो बंगाली और राजपूतों में ये आम बात हो गई थी, महिलाओं को आर्थिक बोझ समझा जाता था। 1804 के बंगाल नियमों ने क्या किया, शिशु हत्या को अवैध और हत्या के बराबर घोषित कर दिया कि भाई शिशु हत्या जो करेगा वो हत्या का आरोपी कहलाएगा। 1870 में भारत पारित हुआ एक अधिनियम जिसमें माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया कि आपको जो भी शिशु है उनका पंजीकरण करवाओ, और जन्म के बाद कुछ वर्षों तक कन्या शिशुओं के सत्यापन का प्रावधान भी था।
कि ऐसा नहीं है आपने एक बार पंजीकरण करवा लिया, अब सत्यापन करवाते रहिए कि हाँ वो जीवित है या वो उस किस कंडीशन में है। और ये कहाँ पे ज़्यादा था, जहाँ ये प्रथा ज़्यादा गोपनीयता में अपनाई जाती थी। टारगेटेड एक स्कीम लेके आए थे उस समय। अब विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज ने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे को अपने एजेंडे के रूप में सबसे ऊपर रखा, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ किया। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इसने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया और ऐसे विवाह से होने वाले बच्चों को वैध घोषित किया। विद्यासागर ने वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया कि हिंदू धर्म विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी देता है। नहीं तो विधवाओं के साथ क्या स्थिति थी, वृंदावन में रहो, बालों का उनको त्याग करना पड़ता था, सफ़ेद साड़ी पहनना, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य में उनको सम्मिलित होने से रोका जाता, अशुभ माना जाता था। तो उनके साथ क्या अछूत का छुआछूत का भाव जो है भेदभाव किया जाता था। अब हम देखें बाल विवाह पर, तो बाल विवाह जो नियंत्रण है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ने बाल विवाह को रोक लगाने के लिए विधायी कार्रवाई की। इसका प्रभाव जो है सीमित था, क्योंकि यह अधिनियम हिंदुओं और मुसलमानों और अन्य मान्यता धर्मों पर प्राप्त जो है मान्यता प्राप्त धर्म उन पर लागू नहीं हुआ। पारसी सुधारक जो है BM मालावारी के अथक प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया। ठीक है। और इसके बाद 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। शारदा एक्ट 1929 में आया और लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु क्या कर दी, इसमें 18 और 14 वर्ष कर दी। स्वतंत्र भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 आया। ने लड़कियों के लिए विवाह की जो आयु है वो 15 से बढ़ाकर 18 और लड़कों के लिए 18 से 21 कर दी। ये जो शारदा एक्ट आया था, इसमें क्या होता है, केशव चंद्र सेन इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। अब केशव चंद्र सेन की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये क्या करते हैं, इसको लेके आने के लिए मतलब प्रयास करते हैं ये एक्ट आए और उम्र हो, लेकिन ये अपनी बच्ची की 13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते हैं बिहार के एक राजकुमार से। वो राजकुमार भी क्या है, अभी एडल्ट नहीं है, उसकी भी आयु कम है, अल्प आयु है, लेकिन अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो वो कर देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसके बाद इनके संगठन का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है इस चक्कर में। तो ये आज हमारा लेक्चर है। आगे के हम पॉइंट्स को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इसी प्रकार से एक अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में UPSC से लेके RS PCS कोई भी एग्ज़ाम है, SSC, सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स कराएंगे। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इसलिए हमसे आप जुड़े रहें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और उसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। और पुराने जो लेक्चर्स हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।